नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं आपका राजेश सर। आज के पिछले एक दिन से अगर देखा जाए तो चर्चा का विषय बना है, और चर्चा का विषय बना है भारत में भारत सरकार के द्वारा यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा कुछ भाषाओं को यानी 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखें तो दो बातें प्रमुख तौर पर आती हैं। पहला तो भाषा क्या होती है, और दूसरा शास्त्रीय भाषा क्या होती है। तो पहले तो हम लोग ये जान ले भाषा क्या होती है। भाषा एक सामान्य सी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो भाषा की सामान्य परिभाषा ये है कि भाषा उसे कहा जाता है जिसमें मनुष्य मानव के द्वारा 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी हैं, यानी मानव के द्वारा अपनी बातों को, अपने विचारों को अपने अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर लिया जाता है। तो भाषा दो लोगों का या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया कह लीजिए, एक माध्यम कह लीजिए, उसे कहा जाता है भाषा। और अब अगर भारतीय लहजे से बात किया जाए तो भाषा की अगर बात करें तो भाषा तो बहुत पुरानी है। अगर बात किया जाए तो भाषा का जो विकास रहा वो कुछ ऐसे कि भाषा के विकास की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ध्वनि की शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो शब्द बने, और ध्वनि और शब्द बन गए तो फिर इन शब्दों में कुछ कमियां रही होंगी, यानी जो शब्द से बने वाक्य, वाक्य से हमारे आपके बीच आदान प्रदान, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, त्रुटियां भी रही होंगी, जिसको सुधारने के लिए बनाया गया व्याकरण। तो एक तरीके से कहा जाए कि भाषा का विकास ऐसे हुआ कि इंसान के द्वारा, मानव के द्वारा अपने बातों और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका, वहाँ से विकास हुआ। शुरुआत दौर में इसका जो प्रक्रिया रहा होगा उसमें व्याकरण नहीं, आगे चलकर उसको व्याकरण जोड़ दिया गया। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो अभी मैंने आपसे बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के दर्जे के तौर पर स्वीकार कर लिया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, संविधान में अनुसूची 8 में वर्णित भाषाओं की संख्या और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या, ये दो अलग अलग बातें हैं। इन दोनों को मिलाइएगा मत, इन दोनों को जोड़िएगा मत। यानी संविधान के अनुसूची 8 में जिन भाषाओं को बताया गया है उनकी संख्या है 22। उनमें से कुछ आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं और कुछ शास्त्रीय भाषाएं नहीं हैं। मेरी बात समझिएगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन 22 भाषाओं में से कुछ भाषाएं हैं जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर पा रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि शास्त्रीय भाषा नहीं है। यानी संविधान में अनुसूची 8 में वर्णित भाषा अलग हो गई, शास्त्रीय भाषा अलग हो गई। अब क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, कल की बात है, कल शास्त्रीय भाषाओं में 5 नई भाषाओं को जोड़ दिया गया है। 5 नई भाषाओं को जोड़ दिया गया। अब अगर 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया तो इसका मतलब साफ है कि कुछ भाषाएं पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कुछ भाषाएं पहले से हैं, ठीक है। क्या है, कितनी है, उनकी चर्चा भी हम लोग करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हमारे आपके बीच शास्त्रीय भाषा को लेकर जो बातें होने जा रही हैं वो बात कुछ ऐसी कि हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा क्यों हो रही है, तो चर्चा का एक बड़ा कारण है, अभी मैंने आपसे बताया, 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने का फैसला किया गया है। क्या होती हैं शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाओं के लिए क्या मानदंड होते हैं, और शास्त्रीय भाषा घोषित करने से उन भाषाओं को क्या लाभ मिलने जा रहा है और बाकी लोगों को क्या लाभ मिलने जा रहा है। इन बिंदुओं पर, यानी कुल मिलाकर इन 4 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के अपने इस विषय पर।
तो शुरुआत करते हैं खबर को लेकर। तो खबर जैसा मैंने भी आपसे बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में शामिल कर लिया गया है। ये 5 नई भाषाएं हैं मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 5 नई भाषाएं जुड़ गई। अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि हम लोगों के पास कुछ भाषाएं पहले से थीं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, 2004 वर्ष से दिया गया है। तो पहले से जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो थी 6 भाषाएं। कौन कौन सी थी, किन किन वर्ष दिया गया, अभी चर्चा करता हूं। और अब आज की बात करते हैं, यानी वर्ष 2024 की बात करते हैं। और आज की तारीख हो गई 4 अक्टूबर की बात करते हैं। 4 अक्टूबर को जब ये घोषित किया गया, तो अब 4 अक्टूबर 2024 की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के इन भाषाओं की संख्या हो जाती है 11। आज की बात करें, इनको घोषित किए जाने के बाद की बात करें तो इनकी संख्या हो जाती है कुल मिलाकर 11। 6 पुरानी, 5 नई। अब हमारे पास 11 नई भाषाएं हैं शास्त्रीय तौर पर। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले वर्षों में इनको लेकर सवाल बनने जा रहे हैं। क्लास के इस वीडियो के एंड में मैं पीछे विगत वर्षों में पूछे गए सवालों का भी उल्लेख करूंगा ताकि आपको ध्यान रहे। और ध्यान रखिएगा, ये पूरा डिस्कशन आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी प्री एग्जाम को लेकर के और मेंस एग्जाम को लेकर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्री में तो पूछा ही जाएगा, मेंस में भी, मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाएगा। और जब अगर इसे मुख्य परीक्षा, अगर हम लोग इसे मेंस के एग्जाम में लेते हैं, अगर इसे मेंस के एग्जाम में लेते हैं तो मेंस एग्जाम का जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 1 में इसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो जीएस का पेपर 1 मेंस के तहत हो जाएगा और साथ ही साथ प्री में तो आप जानते ही हैं, उसमें भी पूछा जाएगा ये। चलिए भाई, तो अब हमारे पास वर्तमान समय में हो गई हैं 11 शास्त्रीय भाषाएं। क्या होती हैं शास्त्रीय भाषाएं? तो शास्त्रीय भाषा उन भाषाओं को कहा जाता है जिनकी अपनी एक पुरानी, सदियों पुरानी एक स्वतंत्र परंपरा और समृद्ध, ध्यान रखिएगा, एक स्वतंत्र परंपरा और समृद्ध साहित्यिक इतिहास होता है। उनके पास अपना एक स्वतंत्र परंपरा, जो कि देखा जाए तो लिखित तौर पर, और लिखित तौर पर आप देखिएगा तो ये 2 शैलियों में लिखा जाएगा, 2 शैलियों में लिखा जाएगा। कौन कौन सी शैली की बात करते हैं? तो एक आपका गद्य शैली और एक आपका पद्य शैली। गद्य का मतलब होता है प्रोज, यानी कहानी की तरह से हो जाता है, और पद्य का मतलब होता है पोएट्री, यानी कविता। यानी ऐसे साहित्य जो पुराने हैं, करीब करीब 1500 से 2000 वर्ष पुराने के तौर पर आते हैं, जिनका अपना एक समृद्ध साहित्यिक इतिहास होगा। इस साहित्यिक इतिहास में 2 शैलियों में लिखावट का काम हो रहा होगा, एक उसका प्रोज फॉर्म होगा और एक उसका पोएट्री फॉर्म होगा। और साथ ही साथ ये फिलोसॉफिकल ग्रंथों को, यानी जो इन भाषाओं के जो दार्शनिक ग्रंथ हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा क्या होती हैं शास्त्रीय भाषाएं। तो शास्त्रीय भाषाएं स्वतंत्र परंपराओं और समृद्ध साहित्यिक इतिहास वाली प्राचीन भाषाएं हैं, जिनकी प्राचीनता लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया गया है, और जिसे निर्धारित करने का काम किया गया है साहित्य अकादमी के द्वारा। साहित्य अकादमी का एक समिति बनता है ना, उसके द्वारा जो क्राइटेरिया बनाया जाता है उसके तहत। ठीक है, चलो भाई, अब कब से शुरुआत हुई इनको देख लिया जाए। इनकी शुरुआत कब से हुई? तो नवंबर 2004 की बात है। भारत के गृह मंत्रालय और भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक भाषा विशेषज्ञ लोगों का एक समिति बनाया गया, जिसमें कुछ 5-6 सदस्य थे अलग अलग भाषाओं से। और
जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष होते हैं उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनसे भारत के साहित्यिक भाषा के लिए यानी कि भारत के शास्त्रीय भाषा के लिए जिम्मेदारी दी गई। तो उस समिति के द्वारा तत्कालीन समय में यानी वर्ष 2004 और उसके आगे अगर देखा जाए तो कुछ 6 भाषाओं को सांस्कृतिक यानी क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में शामिल किया है। इनमें सबसे पहले वर्ष 2004 में ही जिस भाषा को शामिल किया गया था वो थी तमिल, यानी क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आ जाती है तमिल भाषा 2004। अब ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं तो दिमाग में एक सवाल और जागता है और वो सवाल ये जागता है कि क्या तमिल सबसे पुरानी भाषा है? क्या तमिल सबसे पुरानी भाषा है? क्या तमिल संस्कृत से भी पुरानी भाषा है? तो ध्यान रखिएगा, तमिल संस्कृत से पुरानी भाषा नहीं है, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि कौन सी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर सबसे पुरानी है या किस भाषा को, किस भारतीय भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में सबसे पहले लाया गया, तो वो तमिल हो जाएगी। इससे ये कंक्लूजन कतई मत निकालिएगा कि संस्कृत से भी पुरानी हो गई, जैसा कि कई बच्चों के दिमाग में आ चुका है और आ जाता है। क्योंकि जब मैं इस चीज़ के बारे में पहले भी चर्चा कर रहा था या कर चुका हूँ तो मुझसे सवाल पूछा गया, तो सर आप तो बताते हैं संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है जिसके तहत आप वेद का उल्लेख करते हैं, और आप अभी बता रहे हैं तमिल सबसे पुरानी हो गई। तो तमिल शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में सबसे पहले लिया गया, तो क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो तमिल एक तरीके से पुरानी हो गई इस कैटेगरी के तहत, क्योंकि इसके बाद संस्कृत को लिया जाएगा। ठीक है, तो किस किस वर्ष में शुरुआत दौर के कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया? तो सबसे पहले देखिए, हमारे तमिल को स्वीकार किया गया। तमिल 2004 वर्ष में पहली भाषा हो गई। संस्कृत 2005 वर्ष में, तेलुगु 2008 वर्ष में, कन्नड़ 2008 वर्ष में, ये दोनों तेलुगु और कन्नड़ जो हैं ये दोनों 2008 में शामिल किए गए हैं। कन्नड़ तेलुगु पहले है और कन्नड़ बाद में है। मलयालम जो केरल में बोली जाती है, ये आपकी 2013 में, और उड़िया 2014 में। यानी अगर आज की बात करें 4 अक्टूबर 2024 से पुरानी बात करें तो सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज तो उड़िया हो गई है, ठीक है ना। लेकिन अब ये नाम बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये पुरानी भाषाएं हैं जिनको 2024 वर्ष से पहले जोड़ लिया गया, और 2024 वर्ष में तो अभी मैंने आपसे बताया है कि किन किन भाषाओं को मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत भाषाओं को जोड़ा गया। और जितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया, देखिए मराठी की बात करें तो मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज को लेने के लिए करीब 2013 वर्ष से ही चर्चा चल रही है, मांग चल रही है कि मराठी को 2013 वर्ष से 2020 में जो महाराष्ट्र की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे उद्धव ठाकरे साहब, तो उद्धव ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र की विधानसभा से एक रेजुलेशन पारित करवा करके भारत सरकार को भेज दिया था कि भाई हमारी मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया जाए। क्योंकि जो क्राइटेरिया आप बनाते हैं, जैसे गद्य और पद्य में लिखा होना चाहिए, है साहब हमारे पास 1500 से 2000 वर्ष पुराना साहित्य होना चाहिए, है हमारे पास। मराठी भाषा किसी अन्य भाषा से प्रभावित या किसी अन्य भाषा का मिला जुला ना हो, बिल्कुल विशुद्ध भाषा है साहब, बिल्कुल अलग है। ये किसी अन्य भाषा के साथ को जो है वो जिसे कहते हैं ना, किसी अन्य भाषा से नहीं लिया गया है, इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो जो जो क्राइटेरिया आपने बताया उसमें आता है, भारत सरकार के पास था।
अब भारत सरकार ने, यानी कि कल की बात करें तो भारत सरकार ने इसे स्वीकार किया। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि महाराष्ट्र में देखिए चुनाव होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव को नज़र रखा गया। प्लस उधर आप देखिएगा तो अब नवरात्र चल ही रहा है, विजयदशमी आने वाली है, तो बंगाली भाषा को भी शामिल कर लिया गया। आने वाले समय में चुनावों में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा भाई। चलो खैर, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन मांग पुरानी चल रही थी, पहले से चल रही थी, तो ये तो पुरानी 6 भाषाएं हो गई हैं। अब मानदंड यानी क्राइटेरिया क्या होगा, किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज में लाने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा? तो क्राइटेरिया नंबर 1 है कि साहब प्राचीनता, यानी उस साहित्य को या उस भाषा को जिसे शास्त्रीय भाषा में रखा जाएगा, उसको स्वीकार करने के लिए उसकी प्राचीनता 1500 से 2000 वर्षों से अधिक का होना चाहिए। 1500 से 2000 वर्षों से अधिक का होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग संस्कृत की बात करें तो देखिए साहब, वेद कितने पुराने हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो बहुत पुराना नंबर निकल कर आ जाता है। करीब करीब आप जोड़िए तो करीब 4000 वर्ष के आसपास हो जाता है। तमिल भाषा की अगर बात करते हैं, संगम साहित्य आपने पढ़ा होगा, जिसमें तोल्काप्पियम जैसा साहित्य आया होगा, कि जो तमिल व्याकरण ग्रंथ के तौर पर है, जिसको तोल्काप्पियर के द्वारा लिखा गया। इसी तरह से तमिल भाषा के महाकाव्य शिल्पाधिकारम हो गया, मणिमेखले हो गया, जीवक चिंतामणि हो गया। इसी तरह से उस साहित्य के तहत 10 गीत, जिन्हें पत्तु पत्तु कहा जाता है, 8 गीत का संग्रह जिसे हम लोग एट्टोट्टोगई कहते हैं, इन 10 और 8 संगीतों का, यानी 10 और 8 कविताओं का संग्रह, साहित्य का संग्रह, जिसको हम लोग पनिक कलिक कड़ुक के तौर पर जानते हैं। थोड़े कठिन नाम है, मैं मानता हूं, ठीक है। तो एक पुराना इतिहास है, तो इनका अपना एक पुराना इतिहास है, साहित्यिक तौर पर है और दोनों तरह से है, गद्य यानी कि प्रोज में भी और पोइट्री में भी है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, दूसरी क्या चीज चाहिए? एक समूह होगा जो वक्ताओं की पीढ़ी के द्वारा, यानी वर्बल तौर पर इस अमूल्य विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के तौर पर ले जा रहा होगा और फिर बाद में इनको लिख लिया जाएगा। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है? साहित्यिक परंपरा मूलभूत होनी चाहिए, ओरिजिनल, उसमें किसी अन्य भाषा का मिलावट नहीं होना चाहिए, है ना, किसी अन्य भाषाई समुदाय से अपनाई ना गई हो, कोई मिलावट नहीं, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस, बिल्कुल फ्री एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ये सब कुछ बताया गया, तो उसका अपना एक मूलभूत परंपरा हो जो किसी अन्य भाषा से लिया न गया हो। साहित्यिक भाषा या शास्त्रीय भाषा और इसके परवर्ती रूपों और इसकी उपशाखाओं में अनिरंतरता हो सकती है, जिसके कारण शास्त्रीय भाषा और उसके साहित्य का आधुनिक शिक्षा की अपेक्षा एक भिन्न रूप भी होना चाहिए। यानी अगर ऐसा होता है समय के साथ, अगर उसकी कई सारी अन्य शाखाएं निकल कर आती हैं, तो भी वो अपने मूल रूप से, यानी मूल भाषा से प्रभावित होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये तो मानदंड हो गए। अब इस शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाता है तो उससे क्या लाभ होगा, क्या महत्व होगा? तो देखो भाई, सबसे पहले तो पुरस्कृत किया जाएगा, मान सम्मान मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं के द्वारा जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं उनको वार्षिक रूप से 2 पुरस्कार, भारत की बात करें तो भारत में अगर आप देखिएगा तो भारत में ज्ञानपीठ का पुरस्कार है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार है। थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आ जाइए तो देखिए आप इसी तरह के क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर बात करिए। अब हम लोग थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चलें तो पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, वो भी क्लासिकल लैंग्वेज के ही कैटेगरी में। अब अलग बात है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है तो दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हैं और क्लासिकल लैंग्वेज के कैटेगरी में रखी जाती हैं। यानी कुल मिलाकर उस भाषा के तहत पुरस्कार दिया जाएगा और पुरस्कार दिया जाने से उस भाषा का जो अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना जो एक महत्व है, अपना जो एक नाम है, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात, शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने के बाद उसके अध्ययन के लिए
केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी रोजगार बढ़ेगा। केंद्र स्थापित होंगे ना तो भैया कोई ना कोई तो पढ़ाने वाला आएगा। बिना तो ऐसा तो है नहीं कि बंद तो गया स्कूल, बच्चे भी आ गए, बैठे हुए हैं। अब उनको पढ़ाने वाला व्यक्ति आएगा। उस संबंधित भाषा का इतिहास, उस संबंधित भाषा का महत्व, उस संबंधित भाषा का व्याकरण, उस संबंधित भाषा की लिपि, उस संबंधित भाषा को बोलना, उसका प्रोनाउंसिएशन सब कुछ बताएगा, है ना, सब कुछ बताएगा, सब कुछ सिखाएगा, यानी रोजगार की वृद्धि होगी। साथ ही साथ इसे और आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है, से निवेदन किया जाएगा कि भाई जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एज लाइक जेएनयू, एज लाइक बीएचयू, एज लाइक डीयू, एज लाइक एएमयू, एज लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया, ऐसे बहुत सारे, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषा का अपना एक अलग डिपार्टमेंट हो, एक अलग विभाग बनाया जाए, जहां पर पढ़ाई लिखाई और उसके रिसर्च को लेकर उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां और रिसर्च की फैसिलिटी दिया जाए, है ना, उनका व्यावसायिक अध्यापन किया जाए, जिससे लोग, होता नहीं देखा होगा आप लोग ने, बहुत सारे लोग अलग अलग भाषा सीख लेते हैं और फिर जैसे बहुत सारे लोग जर्मन सीख गए तो बहुत सारे टूरिस्ट जर्मन से आते हैं तो वो जर्मनी भाषा में उनसे बात करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारा जो एक व्यावसायिकरण हो सकता है अध्यापन का शास्त्रीय भाषाओं को लेकर, वो किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं रोजगार, ये सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र में भी रोजगार, और आपके जिसे प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है वहां पर भी ये रोजगार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंस होंगे, ये इसका लाभ मिलने वाला है, और अब ये बढ़कर 11 हो गए, आप जानते ही हैं। अब इनसे संबंधित जरा हम लोग एक दो सवाल देख लें। 2014 वर्ष में यूपीएससी सीएससी का एक सवाल था, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु। फिर कहा गया उपर्युक्त में से किसे सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा या भाषाएं घोषित किया गया है। ठीक, तो अभी हम लोग देख रहे थे 6 भाषाएं पुरानी और 5 नई भाषाओं को। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो पुरानी और नई भाषाओं को मिलाया जाए तो अभी तक फिलहाल गुजराती को तो नहीं रखा गया है कि नहीं, गुजराती तो नहीं है, यानी कुल मिलाकर कन्नड़ और तेलुगु है। तो कन्नड़ और तेलुगु हम लोगों का आंसर होगा। ऐसे ही सवाल आएगा आपका, ऐसे ही सवाल आएगा नए वाले। आप 2025 के जब यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाओं की ओर जाएंगे तो ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5 नई भाषाओं का जिनका नाम मैं आपसे पहले ले चुका हूं, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत, है ना। देखो पाली भाषा की बात करें तो हम लोगों का बौद्ध लिटरेचर जो लिखा गया है, जिसमें त्रिपिटक आते हैं, जातक ग्रंथ आते हैं, पाली भाषाओं में तो लिखे गए। प्राकृत की बात करिए तो जैन साहित्य की अगर बात किया जाए तो जैन साहित्य पूरा का पूरा प्राकृत भाषा में आपको दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो नई भाषा, अब जैसे बंगाली की बात करें तो कमेटी ने कहा, साहब बंगाली और भाषा के बहुत विद्वानों ने कहा कि साहब बंगाली भाषा का भी अपना एक पुराना महत्व है, और अगर आप ऐतिहासिकता की बात करते हैं तो उनका, बंगाली विद्वानों का ये मानना है कि साहब हमारा जो ऐतिहासिकता है वो कुछ 3000 वर्ष पूर्व है, यानी जो आपने एक कैटेगरी रखा है 1500 से 2000, उससे भी पुराना है। तो कहीं ना कहीं मराठी का भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, चलो भाई, एक और सवाल है 2015 वर्ष में पूछा गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब चूंकि 2015 वर्ष का सवाल था और सबसे लास्ट में आपको याद आ रहा होगा 2014 वर्ष में ओडिया भाषा को दिया गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा, याद आया ना। तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, आपसे आने वाले समय में भी सवाल पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाएगा और आपके प्री में भी पूछा जाएगा। मुख्य परीक्षा को लेकर अगर बात करें तो सवाल पूछा जा सकता है, शास्त्रीय भाषा को घोषित करने के मानदंड बताइए। अब इनमें कुछ चेंज भी किया जाएगा, तो जो नए परिवर्तन होंगे जिनकी घोषणा की जाएगी अभी, वो पता चल जाएगा।
तो शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड बताइए। या ये पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने से क्या लाभ और के लाभ और महत्व बताइए। तो दोनों चीज़ों की चर्चा मैंने आपके साथ कर लिया है, ठीक है। यानी अगर आपसे प्री में भी पूछा जाए तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की जाती है। दूसरा, 5 नई भाषाएं कौन सी आई, और एक और सवाल, पुरानी 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा गौर करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और फिलहाल उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। चलते चलते फिर से एक बार कहूँगा आपसे कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा दें, ताकि मेरी लाइव क्लास जो रात 9 बजे चलती हैं वो, और साथ ही साथ जो इस प्रकार के वीडियो मैं आप लोगों को समय समय पर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर के, आपके पढ़ाई लिखाई को लेकर, जिससे आप अपने परीक्षा में आगे बढ़ पाएँ, वो मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी प्रकार का कोई नया अपडेशन क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर आएगा तो मैं फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा और फिर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।